What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover again. ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ एडिटोरियल और पीआईबी से रिलेटेड जो जो वीडियो थी। अब सेकंड वीडियो है, इसमें न्यूज़ एनालिसिस रहेगा हमारा। उसके बाद में हम थोड़ा रिवीजन करेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद में जो मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछे गए थे उस वीडियो में उनके आंसर्स बताऊंगा यहाँ पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। फर्स्ट पेज पे ही एवरी इंडियन ए वीआईपी, ये पीएमजी की स्टेटमेंट है। देखिए, जो लाल बत्ती ऊपर लगा के चला करते थे जो भी हमारे नेता हैं या फिर कोई भी आईएएस ऑफिसर है या कोई भी है, तो अब उसको हटा दिया गया है। क्योंकि ये देखिए कहीं ना कहीं देखने को मिलता था कि ये मतलब सोसाइटी को एक उनको एक ऐसा प्रिविलेज देती थी जिससे कि एक सोसाइटी में उनको डिफरेंशिएट कर दिया जाता था। मतलब बहुत ही ज्यादा ऊपर रख दिया जाता था। देखे वो नहीं होता है वीआईपी कल्चर, मतलब इतनी ज्यादा हो गई थी। और मतलब अगर नॉर्मल सोसाइटी के बेस पे देखा जाए तो यार सबको ये लगना चाहिए कि वो जनता के सेवक है। तो सबको ये लगना चाहिए कम से कम जिन आदमी से मिलने जा रहे हैं तो वो हमारे सेवक है, ना कि वो भगवान की तरह उनको देखा जाता है। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं कम होगी और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और ये स्टेटमेंट बड़ी अच्छी लगी मुझे। एवरी इंडियन, हर एक इंडियन वीआईपी है यार, चाहे वो कोई रिक्शा वाला हो, चाहे कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, तो सारे इक्वल है। तो इक्वालिटी तभी आएगी वो, क्यों ये वीआईपी कल्चर हटा दी गई है, अब ये अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अलाउड किन-किन पोस्टों पे है? कुछ पोस्ट यहाँ पे रखी गई है जिसके लिए अलाउड है, तो उन पोस्टों का आपको नाम रख नीचे कमेंट बॉक्स में उनका नाम दीजिएगा, ठीक है? तो देखिए 1 तारीख से क्या होगा, ये 1 मई से इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। और अब ये 1 मई से अप्लाई करने के बाद में जो ये यूज़ कर सकता है ओनली, वो भी जो ब्लू ब्लू व्हीकल यूज़ कर सकता है। तो वो कौन यूज़ कर सकता है? एक तो इमरजेंसी के द्वारा जो व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं, एम्बुलेंस वगैरह हो गई, या फायर इंजन ट्रक हो गया, या फिर पुलिस व्हीकल हो गया। तो 3 तो ये हैं जो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो रेड बीकन यूज कर सकते हैं उनका आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में रखना है आंसर, ठीक है? तो देखिए किया क्या गया है इसको लिए किया क्या गया, ना तो प्राइवेट और ना ही कोई पब्लिक कोई नहीं यूज कर सकता है, सबको बैन कर दिया गया है। ब्लू और रेड व्हीकल कुछ भी, ठीक है? दूसरा क्या है, इसमें चेंज किस में करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989। तो इसमें चेंज करना पड़ेगा। इसमें भी जो रूल नंबर 108 है, तो 108 को इनको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। 108 से मुझे एक फनी सा चलो क्वेश्चन याद आ गया। 108 आर्टिकल के अंदर कुछ होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये जो 108 आर्टिकल। बताइए कमेंट बॉक्स में कि 108 आर्टिकल में क्या आता है, ठीक है? ये काफी पहले पढ़ा था तो याद आ गया एकदम। तो 10 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंदर आता क्या है, ठीक है? तो आपको ये लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, तो इसके तहत अब क्या होगा, अब कोई भी इसको यूज नहीं कर पाएगा। तो काफी अच्छी न्यूज है, अच्छा लगा देख के। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला आज का हॉट टॉपिक है, आप इसको हॉट टॉपिक बोल सकते हैं। बाबरी मस्जिद का जो केस था, बहुत ही पुराना केस है, 1992 के लगभग का केस है। तो अब उसका वर्डिक्ट आ गया है। तो जो वर्डिक्ट आया है वो अब बहुत ही मतलब आगे आने वाले टाइम में जो प्रॉपर वे में चीजें चलेंगी वो बहुत ही अच्छे लेवल पे चलेंगे। और लगभग 2 साल में इसको कंप्लीट करने की बात बोली है, जो ये कंप्लीट केस है। तो देखिए बाबरी मस्जिद का ये सारी तो जो न्यूज है, कुछ इसके बारे में हम लोग देखेंगे, कुछ आर्टिकल्स है इसमें जो हम लोगों को देखने हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि जो बाबरी मस्जिद है, देखिए नाम पता चलता है कि बाबर के द्वारा बनवाई गई थी। ये बाबर के द्वारा बनवाई गई थी, पर बनाई किसके द्वारा गई थी, ठीक है ना? तो जिसके द्वारा बनाई गई थी तो उस इंसान का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में नाम करना है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है यहाँ पे, ठीक है? तो किनके द्वारा बनाई गई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में नाम देना है यहाँ पे। तो देखिए बाबरी जो मस्जिद है वो सबसे पहले तो बात यही कि पता होना चाहिए कि है कहाँ पे। ये अयोध्या में है, उत्तर प्रदेश में। अयोध्या में उत्तर प्रदेश में, और इसको डिमोलिश कर दिया गया था। ऐसे देखिए चढ़ गए हैं ऊपर, तो तोड़ डाला गया था इसको पूरा। और ये ये दिसंबर 6 और 1992 की बात है। तो 1992 से देखिए अब तक केस चला हुआ आ रहा था, ठीक है? तो तब से लेके अब तक इस केस का अब जाके रिजल्ट आया है। तो बहुत ही फिर भी रिजल्ट तो आया कम से कम। बात यह है देखने वाली कि कितने बड़ी बड़ी डिग्नेटरी इसमें थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और भी उमा भारती जो कि मिनिस्टर है आज की डेट में। तो इतने बड़ी बड़ी डिग्नेटरी थी, फिर भी जो रिजल्ट आया तो वो देखने में अच्छा लग रहा है कि मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट में भी उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, ठीक है? इसमें इसमें जो अब इम्पोर्टेंट चीज है वो दो तीन चीज हम देख लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसमें राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह जो है, उस टाइम पे जिस टाइम पे ये केस हुआ उस टाइम पे ये यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है? तो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, पर आज की डेट में क्या है, आज की डेट में राजस्थान के गवर्नर है कल्याण सिंह। तो राजस्थान के गवर्नर होने की वजह से इनके ऊपर कोई भी केस नहीं चलाया जा सकता, ठीक है? तो ये किसके अंदर आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी इनको प्रोवाइड कराई गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी इनको प्रोवाइड की किसके द्वारा? आर्टिकल 361। तो आर्टिकल 361 के द्वारा इनको इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई गई है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर गवर्नर के रोल के द्वारा। और
आगे एक आर्टिकल और आता है, देखिए कहाँ से जाके ये सबसे बड़ी आर्टिकल जो आप लोगों को पहले भी मैं 2-3 बार डिस्कस कर चुका हूँ, आर्टिकल 142 आर्टिकल में ये कहता है सुप्रीम कोर्ट की मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को जज मतलब न्याय दिलाना है, ठीक है ना, सोसाइटी को न्याय दिलाना है, वो न्याय दिलाने के लिए किसी भी मतलब बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है। हालांकि एक प्रॉपर लीगल बाउंड्री है उसमें तो रह सकता है, पर लेकिन न्याय दिलाना है तो उसके लिए एक हद तक जा सकता है वो, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ये एक्सटर्नल ऑर्डिनरी पावर है एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के पास में, कि वो जो अगर किसी को न्याय दिलाना होता है तो कोई भी बाउंड्री क्रॉस कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैंक पेपर ये इसलिए लेके आया हूँ, ब्लैंक पेपर में थोड़ा देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन मतलब रिलेटेड किससे है, कि जो गवर्नर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली तो बात यहाँ पे क्या है गवर्नर से रिलेटेड, देखिए जो गवर्नर आता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 6 में आता है, ठीक है। पार्ट 6 में गवर्नर आता है, जो गवर्नर से रिलेटेड प्रोविजन है। और ये आर्टिकल कितने से कितने तक चलते हैं, पार्ट 6 में आर्टिकल 53 से 167 तक। तो यहाँ के बीच में ये जो गवर्नर से रिलेटेड प्रोविजन रहते हैं तो वो सारे यहाँ पे होते हैं। और एक बात आपको याद रखनी है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर पे ये वाला प्रोविजन मतलब जो गवर्नर वाली जो चीजें हैं ये जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के बारे में आप लोगों को पता ही होगी कि आर्टिकल कौन सा आता है, 370 के अंदर स्पेशल प्रोविजन दे रखा है, तो वहां की सारी चीजें अलग होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है, तो एक तो ये याद रखना है यहाँ पे। नॉर्मली अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि हर एक स्टेट का एक सिंगल गवर्नर होना चाहिए, ठीक है। पर लेकिन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था सेवंथ, याद रखिएगा सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1956 में। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये अब लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये 1956 में जो अमेंडमेंट आया इसमें किया क्या गया, अब 2 स्टेटों के या 3 स्टेटों का भी एक सिंगल गवर्नर हो सकता है। आखिर ये यहीं पे क्यों आया, याद आ रहा है कुछ देख के इसको, क्योंकि 1956 में ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ था। क्योंकि यहाँ पे कई सारे स्टेट थे, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा महाराष्ट्र से गुजरात निकल गया, तो कई सारे बाद में चल चल के बहुत सारे स्टेट ऐसे बनते चले गए। तो जैसे नए नए स्टेट जैसे बनते चले गए तो उसके बेस पर फिर ये चीज रखी गई कि गवर्नर, देखिए अब ऐसे ऐसे अभी कई बार हो जाता है गवर्नर नहीं है किसी स्टेट का अवेलेबल जिस टाइम पे स्टेट बनाया गया है, तो स्टेट गवर्नर को ये पावर दे दी गई कि 2 स्टेटों को भी एक गवर्नर देख सकता है। तो उस टाइम पे तो सेवंथ अमेंडमेंट ये निकल के आया जिसके तहत एक ही गवर्नर 2-3 स्टेटों को भी देख सकता है। और यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, कभी ये सोचे कि एक गवर्नर एक स्टेट को देख सकता है या फिर 2 स्टेटों को देख सकता है। वहां पे लिखा हुआ है 2 और मोर देन 2, ठीक है ना, मोर लिखा हुआ है वहां पे, तो 2 से ज्यादा भी अगर हो तो उनको भी देख सकता है। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। और जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी वाइस गवर्नर नाम की कोई पोस्ट नहीं होती है, किसी भी स्टेट में नहीं है। तो ये भी कुछ कंफ्यूजन में डाल सकता है कि वाइस गवर्नर होता है कुछ स्टेटों में, तो ऐसा कुछ नहीं है कहीं पे भी, ये लक्ष्मीकांत में लिखी हुई है पूरी लाइन। तो अब यहीं पे आते हैं वापसी, कंप्लीट जस्टिस कराने के लिए क्या कर सकता है, सबको कंप्लीट जस्टिस मिले सोसाइटी के लिए, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट 142 आर्टिकल का यूज कर सकता है। और आर्टिकल 361 आप लोगों को याद रखना है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई गई है आर्टिकल 361 के तहत, किसको, प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, इनके ऊपर कोई भी केस नहीं चल सकता है किसी भी अदालत में। देखिए जो प्रेसिडेंट होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है ना, तो उनके खिलाफ कोई भी चार्ज नहीं लग सकता जब तक वो पोस्ट पर है। तो कल्याण सिंह जी तो बच गए इसके तहत। और देखिए यहाँ पे 2 केस की बात की है, ये कोई भी एक केस नहीं था, यहाँ पे 2 केस चल रहे थे। एक तो केस लिख रहे हैं यहाँ पे 197 और दूसरा केस है 198। तो एक केस जो था वो तो केस ये था कि जो यहाँ पर इसको मस्जिद को तोड़ रहे थे जो फिजिकली अवेलेबल थे, ठीक है ना, एक केस ये था, और दूसरा जिसने इनको प्रवोक किया था ये तोड़ने के लिए। तो 2 केस चल रहे थे। अब क्या कर दिया गया, बहुत ही सख्त काम इन्होंने कर दिया है कि जब तक यहाँ पर केस चलेगा, सबसे पहले तो जो यहाँ पे रायबरेली में केस चल रहा था उसको ट्रांसफर कर दिया लखनऊ में, ठीक है ना, लखनऊ में ट्रांसफर कर दिया। और जब तक ये केस चलता रहेगा तब तक किसी भी जज का ट्रांसफर नहीं होगा यहाँ से, और कोई भी अर्जेंट वाली मोशन नहीं होगी, मतलब जैसे चलता रहता है ना कि आज छोड़ के कल की तारीख दे दी, फिर कल को छोड़ के परसों की दे दी, तो वो तारीख वाला चक्कर भी नहीं होगा यहाँ पे। तो नॉर्मल बिल्कुल केस जो है प्रॉपर वे में चलेंगे। और 2 साल की यहाँ पे लिमिट इन्होंने सेट कर दी है कि 2 साल की लिमिट के अंदर इनको जल्दी से खत्म करना है ये केस। तो ये थोड़ी कुछ देखे इसके ऊपर, अभी आने वाले टाइम में आप लोगों को पता है जैसे कि कल देखना जम के इसके ऊपर एडिटोरियल आएगा, कल नहीं तो परसों एडिटोरियल आना ही आना है। तो कुछ चीजें हम लोग वहां पे देख लेंगे इसको। तो ये कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी इससे रिलेटेड। अब पेज बताना भूल गया शायद मैं, आई थिंक पेज बता देता हूँ, 1 मिनट। ये पेज 110 और 11 पर न्यूज थी, ये जो थी ये बाबरी मस्जिद से रिलेटेड। और जो पेज 1 और 13 पर थी वो रेड बिक्कन वाली, ठीक है ना। अब आगे हैं पेज 1 और 10 पर ये न्यूज है ये PHFI लॉस द FCRA लाइसेंस। तो ये क्या होता है, देखिए PHI ये एक, आप लोग क्या बोल सकते हैं इसको, इसका नाम ये है यहाँ पे पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया।
ठीक है ना। तो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया है ये, तो ये ऑटोनोमस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर वर्क कर रही थी, ठीक है। तो इसको जैसे धन मिलता था, इसको जैसे पैसा मिलता था, तो इसको पैसा, बहुत सारा पैसा तो गेट और मेलिंडा की जो फाउंडेशन है जो कि हेल्थ के लिए प्रोवाइड कराती है, तो वहां से मिला करता था। और बाकी क्या है, इसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। किसकी वजह से कैंसिल कर दिया गया है? देखिए, ये एक होता है FCR, इसको बोलते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो इसके तहत क्या होता है, अगर आप एक लीगल एक्टिविटी में, इनलीगल एक्टिविटी में संलिप्त पाए जाते हैं, जो पैसा आपको दिया जाता है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए दिया जाता है, और अगर उस पैसे का आप कहीं और गलत यूज कर रहे हैं, तो आपका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। इनसे बैंक की रिपोर्ट मांगी गई गवर्नमेंट ने कि अपना बैंक के बारे में बताओ कि आप पैसा कहाँ पे यूज कर रहे हो, कुछ अपनी रिपोर्ट दीजिए, तो इन्होंने वो प्रोवाइड नहीं कराई है। और इसके अलावा जो फंड यूज कर रहे हैं ये, मतलब एक गलत तरीके से फंड यूज कर रहे हैं, जहां पे इनको करना चाहिए वहां पे फंड यूज नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी डाल रखी है इससे रिलेटेड। ये मतलब 28 मार्च 2006 में बनाई गई थी। जो प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी जी जो है वो इसके प्रेसिडेंट है। तो ये इंडिया की है, ये याद रखेगा आप लोग, ठीक है ना। न्यू दिल्ली में लोकेटेड है ये, और भी कई जगह है वैसे तो। जो हेडक्वार्टर आई थिंक न्यू दिल्ली में हो गया ये इसका हेडक्वार्टर हो गया यहाँ पे। और ये इसका मोटो हो गया नॉलेज टू एक्शन, मतलब ये तो हाल तो कोई पूछने वाला है नहीं है, तो पता होना चाहिए बस इंडिया की है, ठीक है ना। तो इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है FCRA के तहत। ये थोड़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है, और थोड़ी मतलब आप लोग बोल सकते हैं अच्छी न्यूज़ के साथ-साथ में इसको, मतलब इससे ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए क्वेश्चन भी बन सकता है। देखिए, पेज फर्स्ट पे न्यूज़ है ये पेज फर्स्ट पे न्यूज़ है 2022 के जो एशियन गेम होने वाले हैं, ठीक है? तो वो कहाँ पे होने वाले हैं? हॉन्गझू में, चाइना में होने वाले हैं वो, ठीक है ना? तो इनमें क्या किया जा रहा है, फर्स्ट टाइम ये किया जा रहा है कि ई स्पोर्ट मतलब उसमें होगा क्या, इस तरीके से गेमिंग खेली जाएगी और जो जीतेगा उसको प्राइज़ दिया जाएगा। अब तक इस तरीके के गेम नहीं होते थे, फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पे अलाउ करने की बात की गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन है पहले तो ये निकल के आता है कि जो नेक्स्ट 2022 के एशियन गेम होने वाले हैं वो चाइना में हांगझू में होने वाले हैं। इसके अलावा फिर इन्होंने क्या बोला है, दूसरा भी इन्होंने जिक्र किया है यहाँ पे कि इनको दिखाया जाएगा, प्रदर्शित भी किया जाएगा 2018 में जो एशिया के गेम होने वाले हैं, ये पैलमबैंग में होने वाले हैं। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो दोनों इंडोनेशिया वाले और चाइना वाले, तो दोनों अभी तो फिलहाल इंडोनेशिया में होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, और इसके बाद चाइना में होने वाले हैं 4 साल बाद, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है थोड़ा, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग वगैरह जो इंटरेस्टेड है, अगर वो आज तक मजे के लिए गेम खेलते थे, तो आज उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटी बन चुका है ये। अगर इंटरेस्टेड है और लगता है कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ गेम में, तो आप इसमें कितना अच्छा करियर बना सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कहाँ तक आप इसमें जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, डिजिटल सोसाइटी होती जा रही है, डिजिटल वर्ल्ड होता जा रहा है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई इंटरेस्टेड है इसमें, अगर कोई करना चाहता है, तो अब वो इसको बहुत ही अच्छे से एज ए करियर के रूप में भी यूज कर सकता है, ठीक है। पेज 4 पे न्यूज़ है, थोड़ी न्यूज़ अच्छी हो सकती है। ये कार्कस ऑफ टाइगर पाया गया है, मतलब शव पाया गया है टाइगर का। कहाँ पे पाया गया है? ये है यहाँ पे महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के दोनों के एरिया में पड़ता है। ये पंच टाइगर रिजर्व आप इसको बोलते हैं, ठीक है ना। पंच टाइगर रिजर्व, पंच या पुंछ जो भी इसको बोला जाए। तो ये पड़ता कहाँ पे है? ये मानसिंह देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ सेन घाट फॉरेस्ट रेंज क्या पड़ती है? पंच टाइगर रिजर्व। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में? इसके बारे में इंपॉर्टेंट ये है, जो ये पड़ता है, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो दोनों के एरिया के मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है। ये देखिए बॉर्डर हो गया, तो ये हो गया ऊपर मध्य प्रदेश और नीचे हो गया महाराष्ट्र। तो जो बॉर्डर ये आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे, तो बिल्कुल उसके बॉर्डर पे पड़ता है, तो इसलिए दोनों में ये काउंट होता है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो दोनों के बॉर्डर पे पड़ता है ये, ठीक है ना। इसके अलावा ये वाटर शॉर्टेज के बारे में दिखाया गया है। वाटर शॉर्टेज काल हरी फॉरेस्ट करके है ये। आप लोगों को बताना है कहाँ पे पड़ता है ये। नागपुर में है, कौन से स्टेट में आ गया ये? नागपुर पता है कौन से स्टेट में पड़ता है? चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन से स्टेट में पड़ता है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट पाया जाता है। तो देखिए, हिरन जो है वो शहर की तरफ को भाग रहे हैं। यहाँ पे आपको टंकी दिख रही है, तो पानी की वजह से यार थोड़ा गर्मी बहुत ज्यादा आ गई है। थोड़ा हो सके तो आप लोग भी डेली मॉर्निंग में थोड़ा टाइम निकाल के किसी बर्तन में या मिट्टी के किसी भी बर्तन में आप लोग छत पे थोड़ा पानी रख दिया कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो जो पक्षी वगैरह है उनको थोड़ा पानी मिल जाया करेगा यार। चलिए आगे चलते हैं अब। ये पेज 5 पे न्यूज़ है, पेज 5 पे न्यूज़ है, क्लोज इंडस्ट्रीज कर दी गई है बेलानदुर लेक। तो बेलानदुर लेक का आप लोगों को नाम याद रखना है। ये देखिए क्या होगी ये हालत, मतलब ये पूरा वेस्ट है जो कि इंडस्ट्री से निकल के आता है। तो ये बैंगलोर में है, कर्नाटका में पड़ती है ये बेलानदुर लेक। तो जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसके चेयरमैन कौन है? स्वतंत्र कुमार। तो इनका नाम याद रखना, ये हेड है उसके। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, तो बैन कर दिया गया डंपिंग द म्युनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट होता है वो सब। यहाँ पे इनको बैन कर, मतलब इस पे अब ये डंप नहीं कर पाएंगे। पहले सब कुछ उठा के इसमें डंप कर दिया करते थे, ठीक है। तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो बनाया गया है पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो इसको याद रखना, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा ये बनाया गया है। और देखिए, ये जो सबसे ज्यादा बात आती है, ये वाला आर्टिकल 21,
ये पूछा जा चुका है कई बार प्रीलिम्स में भी, एसएससी में भी और बैंकिंग में भी। ये वाला आर्टिकल यहाँ पे क्या है कि इंस्पायरेशन जो मिली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रोविजन से, तो इससे मिली है आर्टिकल 21 से, हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना, क्योंकि ये भी हमारा राइट है कि हमको एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिले। ठीक है, तो इसके तहत ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया था। ओके, ये वाला आर्टिकल, ये वाला हो गया। यहाँ पे पेज 10 पे न्यूज है, चाइना ने रीनेम कर दिया है अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया को, 6 एरिया को रीनेम कर दिया है। तो देखिए, जब से दलाई लामा जी को हमने वहाँ पे अलाउ किया अरुणाचल प्रदेश की विजिट के लिए तवांग मोनेस्ट्री में वहाँ पे, तो तब से लेके चाइना जला हुआ था। तो चाइना ने क्या किया, अभी अपना खुद का एक एरिया में उसने वहाँ पे अपना मतलब अपने वाले जो एरिया में वहाँ पे गवर्नमेंट कोई ऑफिशियल उन्होंने वो निकाला है, तो उसमें रीनेम कर दिया। वो दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो स्टेट है, ये जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश वाला, ये हमारा एरिया है। तो देखिए, बदतमीजी की हदें पार कर रहा है, मतलब और ही ज्यादा प्रॉब्लम। वैसे तो बोल रहा है शांति बना के रखो, और वैसे खुद की जो है चूल मच रही है, इनको समझ में नहीं आ रही है चीजें। चलिए, जो भी है देखिए, आगे आर्टिकल आएगा तो डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेज 10 पे ही न्यूज है। देखिए, पेज 10 पे आप लोगों ने देखा होगा कि वोटिंग मशीन के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, तो वोटिंग मशीन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। देखिए, जो 2012 में 30 जो नेशन है, कंट्री है, वो वोटिंग मशीन यूज करते थे, ठीक है ना। पर लेकिन जो आज की डेट में 3 बच गए हैं ओनली, जिसमें इंडिया, वेनेजुला और ब्राजील है। ठीक है, जो आज की डेट में भी नेशनल वाइड इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से 12 ने तो डिसकंटिन्यू कर दिया है, और फुल फ्लेज्ड डिसकंटिन्यू कर दिया, कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। आधे देखिए, जैसे यूएसए, तो यूएसए में स्टेट है, 50 स्टेट से मिलकर यूएसए बना होता है, तो कुछ स्टेट कर रहे हैं, कुछ स्टेट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से है। इंडिया, ब्राजील एंड द यूनाइटेड स्टेट, ये क्या कर रहे हैं, ये आने वाले टाइम में वोटर वेरीफाइबल जो ऑडिट ट्रायल होता है, जो कि मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में भी दिखाया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये वाली मशीन है, देखिए, इसको यूज करने की बात चल रही है। हमने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ 2-3 बार इसको, तो आप लोगों को अब तो याद ही हो गया होगा यार, कम से कम। तो कौन कौन इसमें रहता है, क्या चीजें रहती है, तो ये वाली यूज करने, जिससे कि एक नया लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंसी बनेगा इसमें। और देखिए, जो इमर्जिंग वाला एरिया है, मतलब जिस तरीके से साउथ अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, वो क्या कर रहे हैं आज की डेट में, टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पर यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, जो कि डेवलप्ड है काफी, वो स्केप्टिकल है, मतलब सोच रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए या नहीं किया जाए। तो इस तरह की चीजें हैं। जैसे हमने उसके ऊपर न्यूक्लियर के ऊपर भी बात करी थी, जो न्यूक्लियर वेस्ट है, न्यूक्लियर वेस्ट नहीं, न्यूक्लियर ईंधन है, जो न्यूक्लियर के पावर प्लांट है, जो कंट्री है, जितनी यूरोप हो गया, या फिर जर्मनी, यूरोप में जर्मनी वगैरह हो गई, या फिर यूएसए हो गया, ये अपने यहाँ जो पावर प्लांट है न्यूक्लियर का, और ज्यादा बनाना ही नहीं चाह रहे हैं। ये सोलर पैनल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी कोई भी हो, विंड वगैरह हो, तो उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जबकि डेवलपिंग कंट्री जितनी भी हैं, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, तो ये सारे क्या फोकस कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पे फोकस कर रहे हैं। तो उसी तरीके का ट्रेंड हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, पेज 12 पे न्यूज है। अब जो स्टेट है वो बाहर से लोन ले सकते हैं, पहले ऐसा अलाउड नहीं था नॉर्मली। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर वो किसी प्रोजेक्ट के लिए बाहर से लोन लेना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली लोन ले सकते हैं। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट इसको बोलते हैं। तो बाहर से अगर लेना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं, ये फाइनेंशियली, ठीक है ना। तो बाहर से आराम से उसको ले सकते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं उसको ले सकते हैं, पर लेकिन जो फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो कि हमने कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, जिसके ऊपर कमेटी बैठी थी, एनके सिंह की कमेटी, आप लोगों ने आंसर भी अच्छा दिया था। देखिए, मुझे आदमियों के नाम तक याद रहते हैं। एक बंदा है, उसके बारे में बताता हूँ मैं, नाम नहीं लूंगा बंदे का। उस दिन से मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट किया, आई थिंक आज तक का रिकॉर्ड है, बंदे ने हर एक दिन कमेंट किया है, और वो बंदा स्टार्टिंग से जय हिंद लिखा करता था, ठीक है ना। तो डेली जय हिंद लिखा करता था, लेकिन अभी उसको देख रहा हूँ बंदे को, अभी 2-3 दिन से बंदे ने आंसर भी देने स्टार्ट कर दिए हैं। तो यार, इस तरीके की भी चीजें हैं। तो मतलब आप लोग भी करिए, मतलब नाम भी याद हो चुके हैं मुझे काफी बंदों के, तो जो रेगुलर कमेंट करते हैं, तो उनके मुझे मैक्सिमम के तो नाम याद हो चुके हैं आज की डेट में। तो आंसर दीजिए यार, देखिए, अच्छा लगता है देख के कि मतलब रेगुलर है बंदे बहुत सारे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये एफआरबीएम के एक्ट के ऊपर हमने ये चीजें भी डिस्कस की थी वहां पे। तो आज की डेट में अगर किसी को से मुंबई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मुंबई जो मेट्रोपोलिटन जो रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, MMRDA हो गया जो, तो वो भी बोरो कर सकती है अगर अपना कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रही है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। तो किससे, जैसे जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी हो गया, तो अब ये कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो इनको अलाउड कर दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कहीं पे इंटरव्यू वगैरह में या कुछ ऐसे, तो अब इनको अलाउड कर दिया गया है। तो अब देखिए, किस लिए अलाउड किया गया है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। इसलिए अलाउड किया गया है, अगर कुछ स्टेट है, मान लीजिए जैसे कि जो हमारे पिछड़े हुए स्टेट हैं हमारे एरिया में थोड़े से, जैसे कि यूपी हो गया, या फिर बिहार हो गया, या फिर मतलब ये मेनली तो यही ले लीजिए अभी फिलहाल एग्जांपल के लिए। तो इन वाले एरिया में अगर हम देखें, तो ये जो हमारे ये दोनों स्टेट हैं, अगर इनको कंपेयर किया जाए दूसरे स्टेटों के साथ में, गुजरात के साथ में या फिर तमिलनाडु के साथ में, अगर इनका कंपेयर किया जाए, कंपेरिजन किया जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे आप लोगों को दिखेगा कि मतलब क्या रहता है, मैक्सिमम सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, कि मतलब पैसा मिल जाता है आराम से, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन अगर बाहर से अलाउड कर देंगे, तो जैसे हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, तो हमारे यहाँ पे जो स्टेट है, जो अलग अलग स्टेट है, तो इनके बीच में कंपटीशन लगेगा एक दूसरे के। जैसे कितने 29 स्टेट है, तो 29 के 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरी भी मिलकर क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में कंपटीशन लड़ाएंगे।
कि कौन बाहर से ज्यादा लेके आता है, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट निकल के आएगा। तो इस विजन को माइंड में रखते हुए ये इस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि उनके खुद के बीच में कंपटीशन लगाया जा सके। ये वाली पेज जो 3 पे न्यूज है, ये वाली न्यूज थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया है, ये पेरुमल मोर्गन जी का नोवेल था एक। तो उनको नोवेल को जो था, उनको नोवेल जो उनका नोवेल था, तो उनके नोवेल को ट्रांसलेट किया गया कहीं में, इंग्लिश में किया गया, अनिरुद्धनम जी के द्वारा, वासुदेवन इनके द्वारा ये इसको ट्रांसलेट किया गया। तो जो नोवेल का नाम था ये था माथुर भगवन, जो भी है ये भागवन जो है, तो इसको जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, इसका नाम दिया गया वन पार्ट वुमेन। तो ये इसका नाम दिया गया, तो इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है आज की डेट में, ठीक है ना। तो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला गया, ट्रांसलेटर किया गया इसको इंग्लिश में। तो आप लोगों को याद रखना है। देखिए थोड़ा इस पर डाउट है मुझे, 50,000 यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन विकीपीडिया पे मैंने चेक किया था ये 1 लाख लिखा हुआ था। तो देख लीजिएगा इसको चेकआउट करके एक बार, मुझे समझ में नहीं आया क्या कर रखा है। तो जो अवार्ड है ये स्टेब्लिश किया गया था 1954 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और आप लोगों को याद रखना है कि देखिए इंडियन लैंग्वेज 24 इंडियन लैंग्वेजेस में, ठीक है, इंक्लूडिंग जो कि लिस्ट में है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्ट में है 22 लैंग्वेज, और उसके अलावा 2 लैंग्वेज हो रहे हैं, एक तो इंग्लिश और दूसरी राजस्थानी, ठीक है ना। ये 2 लैंग्वेज और इसमें प्लस में, तो टोटल 24 लैंग्वेज इसमें यूज की गई, 24 लैंग्वेज में ये दिया जाता है अवार्ड, ठीक है ना। तो इस तरीके का आप लोग ये देख सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम दिया गया था वो मतलब स्टेब्लिश तो स्टार्ट किया था वो 1954 में फर्स्ट टाइम दिया गया था, ये 1955 में। अब तक टोटल लगभग 60-61 दे चुके हैं, मतलब ये तो जो लास्ट अवार्ड है वो इतना लिखा हुआ है, तो अब मतलब 60 वाला ये 61 हो गया होगा लगभग। देख लीजिएगा थोड़ा, मतलब कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है तो याद रखना है ये वाला, ठीक है ना। जो पेरुमल मोर्गन जी वाला नोवेल है, ये वाला भी नाम आप लोगों को याद रखना है, माथुर और भागान जो भी है ये। इसके अलावा फिर जो इसको ट्रांसलेट करके नाम याद किया गया वन पार्ट वुमेन, तो ये भी याद रखना है, और जिनके द्वारा किया गया वो ये इंसान है, ये अनिरुद्धनम, तो इनका भी नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो गई कुछ कुछ। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये आज सारे रिवॉल्यूशन है जो रिवीजन कर लेते हैं, एक जगह आप लोगों का इकट्ठा हो जाएगा, तो सारे रिवॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएंगे। कई बार पूछ ले जाते हैं, मैच करने के लिए आते हैं और सिंगल सिंगल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, इनमें से 2-4 मैंने छिपा भी दिए हैं जिससे आप लोग थोड़ा आंसर भी दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे है वो है ब्लैक रिवॉल्यूशन। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन है जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्शन होता है, क्रूड ऑयल के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है, वो पेट्रोलियम जो पदार्थ रहते हैं, तो उसकी पेट्रोलियम को जो प्रोडक्शन से रिलेटेड आ जाता है, तो ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन, जैसे कि पानी का रंग ब्लू होता है, आज ब्लू है पानी पानी, गाना सुना होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे क्या आ गया, फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया, ठीक है ना। ब्राउन जो हमारी स्किन होती है वो ब्राउन होती है, तो जो मतलब जो आप लोग देखे थोड़ा, तो इसके द्वारा क्या बनाया जाता है, लेदर वगैरह बनाया जाता है, तो थोड़ा उस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। और लेदर वगैरह और कोका, ये भी इसके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, गोल्डन रिवॉल्यूशन आ गया, गोल्डन के नाम पे जूट आ गया। यहाँ पे जूट का प्रोडक्शन मैक्सिमम हमारी कंट्री में किस एरिया में होता है, ये वेस्ट बंगाल में होता है। इससे रिलेटेड एक बात याद आ रही है मुझे, देखिए हुआ क्या था, इसके लिए मैप दिखाना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट रुकिए। देखिए जब हमारा देश 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम पे हमारा यहाँ जो वर्ल्ड में था सबसे ज्यादा जूट पैदा हुआ करता था, ठीक है ना। तो ये वाला एरिया था हमारा, तो ये उस टाइम पे सबसे, तब तक हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा जूट पैदा हुआ करता था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, हमारा जो देश है वो डिवाइड हो गया, एक साइड में हमारा ये पार्ट था, ये बांग्लादेश में चला गया, और ये हमारा वेस्ट बंगाल हमारे पास रह गया। तो उस टाइम पे लेके फिर क्या हुआ, हमारे यहाँ पे जूट की बहुत ही ज्यादा कमी हो गई, मतलब इंडस्ट्रीज तो लगभग यहाँ पे रह गई सारी, और जो जितना जूट का फील्ड था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर होके जाती है, तो सबसे बड़ा डेल्टा भी बनता है। चलिए डेल्टा का तो नाम बता दीजिए इसी बहाने, डेल्टा कौन सा है जो यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है ना, सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे। तो वो डेल्टा को अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ये जूट होता है, इसको हिंदी में सन कहते हैं, नॉर्थ एरिया वाले एरिया में सन बोला जाता है, तो जूट बोला जाता है थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में, जो है आप लोग बोल सकते हैं। तो हुआ क्या था, जो सारी मशीन थी, जो फैक्ट्रीज थी, वो तो यहाँ पे आ गई, पर लेकिन जो प्रोडक्शन जो जितना भी हुआ करता था वो यहाँ पे चला गया, तो इनके पास में फैक्ट्री नहीं रही और हमारे पास में रॉ मटेरियल नहीं रहा, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि घाटे में चली थी चीजें कुछ सालों तक, 15 से 20 सालों तक। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी प्रोडक्शन उसी तरीके से होने लगा और इन्होंने अपनी मशीनें लगानी स्टार्ट कर दी, तो फिर चीजें थोड़ी उसमें मतलब चीजें कंट्रोल में आनी स्टार्ट हो गई। तो ये थोड़ी सी कहानी थी कि स्टार्टिंग में अगर इसको चाहो तो यूज कर सकते हो कहीं पे, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं पे लिख रहे हो कुछ चीजें, तो ये छोटी सी कहानी थी जूट के बारे में। आइए अब चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से गोल्डन रिवॉल्यूशन हो गया, ये फ्रूट से रिलेटेड है, ठीक है, ओवरऑल हॉर्टिकल्चर या फिर हनी से रिलेटेड, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में फूड ग्रेन आते हैं, तो फूड ग्रेन में कौन से, गेहूं हो गए, चावल वगैरह हो गए, तो इस तरीके की चीजें। ग्रे रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, पीडीएफ में हटा दूंगा, इसको देख लेना। पिंक रिवॉल्यूशन ओनियन से रिलेटेड है, इसको प्याज बोलते हैं, ठीक है ना, और फार्मास्यूटिकल से भी रिलेटेड है, तो इसको भी याद रखिएगा आप। और
प्राण से भी रिलेटेड है, तो ये भी याद रखिएगा। रेड रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? मीट और टमाटो से रिलेटेड है। रेड होते हैं दोनों, तो दोनों में एक साथ जोड़ दिया हम। तो यहाँ पे देखिए राउंड रिवॉल्यूशन के बारे में मैंने छुपा दिया, और कुछ राउंड राउंड ही है यहाँ पे, ठीक है ना, सब्जी है कुछ यहाँ पे, लिखिएगा इसके बारे में। सिल्वर जो फाइबर है, ये इससे रिलेटेड रिवॉल्यूशन कॉटन से रिलेटेड हो गया ये, ठीक है। ये सिल्वर फाइबर है और नीचे वाला ओनली सिल्वर है, तो सिल्वर वाला है एग से और पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड, और सिल्वर है ओनली कॉटन से रिलेटेड, तो दोनों में डिफरेंस रखिएगा इसको। व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन आप लोगों को पता है, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को बताना, इससे रिलेटेड एक ऑपरेशन का नाम था जो पीजे कुरियन जी थे, जो कि उसके ऑपरेशन के जनक दाता कहा जाता है, उनके द्वारा चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। येलो रिवॉल्यूशन, ऑयल सीड जितने भी होते हैं, सरसों के ले लीजिए या फिर और भी जितने भी होते हैं, तो सूरजमुखी के भी ले सकते हैं आप इसमें। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, दोनों में डिफरेंस करिएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन और एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रीन से है, एवरग्रीन ओवरऑल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर, ठीक है ना, तो ये इससे रिलेटेड है। तो ये कुछ कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, इनको याद रखिएगा, ये कई बार पूछ ले जाते हैं, डायरेक्ट मैच करने के लिए आ जाते हैं, तो ये सारा आपका एक जगह लिस्ट मिल गया आप लोगों को। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है कि हाईएस्ट फॉर्मल ऑथोरिटी इन इंडिया किसको बोला जाता है? तो वीडियो को पॉज करिएगा, आंसर दीजिएगा, इसके बाद में आगे चलिएगा। देखिए अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन कंटिन्यू मुझे करने चाहिए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन वाली वीडियो पे इतना रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है आप लोगों का, और जबकि सबसे इफेक्टिव यही रहेगी, तो थोड़ा देखिए, थोड़ा रेस्पॉन्स दीजिए, वरना फिर मुझे कोई फायदा नहीं रहेगा, मैं इसको क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा फिर क्वेश्चनों को डिस्कस करना। यार थोड़ा रेस्पॉन्स दीजिए ना, एक तो एग्जाम आ रहा है, पता नहीं आप लोग कहाँ ठंडे से पढ़ते हुए जा रहे हैं, तो आंसर ही नहीं दे रहे हैं इसके लगभग, जो लास्ट में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो पोज कीजिए वीडियो को, उसके बाद में आंसर दीजिए, ठीक है ना। गलत होंगे तो क्या होगा, गलत होगा तो और भी अच्छी चीज रहती है। मैं तो ये मानता हूँ जितनी गलती करता है ना आदमी उतना अच्छा है। जिस गलती को आप कर देते हो उसको भूलोगे तो नहीं कभी लाइफ में, पर लेकिन इतना भी नहीं है कि गलती करते जाओ, ठीक है। पता चला कि सीखने के लिए गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, देखिए प्राइम मिनिस्टर जो होता है, प्राइम मिनिस्टर आप लोग सोचेंगे कि प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे ऑथोरिटी, पर जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट को बोला जाता है हाईएस्ट ऑथोरिटी, क्योंकि स्टेट का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है। तो गवर्नमेंट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, और ये होता है कंट्री का हेड प्रेसिडेंट जो हमारा होता है, तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है दोनों का। तो आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ गया यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे चाहे तो एक आर्टिकल भी याद रख लीजिए, आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 के अंदर जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, मतलब जो काम करते हैं सारे, वो प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी याद रख सकते हैं अगर आप चाहे तो, ये भी इन्फॉर्मेशन अच्छी है। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डेंसिटी की बात की गई है, कौन सा सबसे कम डेंस है, लेस की बात करी गई है यहाँ पे। तो लेस में सबसे कम है सेचरन, तो इसका नाम याद रखिएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा में कौन सा आएगा, आपको पता तो चली जाना चाहिए। जी हाँ, अर्थ है हमारी, ठीक है ना, तो अर्थ जो है सबसे ज्यादा डेंस है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा, सबसे कम जो है वो सेचुरन है, और सबसे ज्यादा जो है वो हमारी अर्थ है। ये वाला क्वेश्चन तो यार मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं फेवरेट मानता हूँ। ये मैक्सिमम आदमी जो है इसको गलत करके आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको COM बोलते हैं, वो किसको अकाउंटेबल है? कोड वीडियो को पॉज कीजिएगा, आई होप कि आपने पॉज कर लिया होगा और आंसर दे रहे होंगे। तो देखिए पहले तो इसके ऊपर लिखा गया बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा चेयरमैन या राज्यसभा को, तीसरा लोकसभा को, और फोर्थ प्रेसिडेंट को। तो बताइए आंसर क्या होगा इसमें, आ रहा है कुछ समझ में? तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के सोचिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती कहाँ पे है? मैक्सिमम बनती कहाँ पे, कहाँ से निकाले जाते हैं इसमें मैक्सिमम आदमी? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब है कि जो आदमी यहाँ पे इलेक्टेड होके आते हैं, तो इलेक्टेड होके आएंगे तो मैक्सिमम लोकसभा से आ रहे हैं ना, तो लोकसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि इंडिविजुअल पर्सन वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इंडिविजुअल आदमी वो, मतलब जो इंडिविजुअल पर्सन है जिसमें लोकसभा में, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मतलब किसको होता है वो। तो वहां पे अगर इस तरीके क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसको याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और बहुत बार पूछे जाते हैं दोनों। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, ये वाले क्वेश्चन को कॉमन सेंस के द्वारा सोल्व किया जा सकता है इसको। अगर आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आंसर देखिएगा इसका एक बार। देखिए क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि जो जो कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है ना, प्रोड्यूस होती है। यहाँ पहला लिखा है कि इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल और द डीजल, ठीक ठाक लग रहा है देखने में, हो सकता है ये, ठीक है। दूसरा क्या है, नेचुरली इन ग्राउंड वाटर और आइस कैप्स, आपको लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता तो ग्राउंड वाटर निकालने दिया जाता, क्योंकि बहुत ही खतरनाक गैस है अगर देखा जाए तो ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत लग रहा है हमको, ये वाला कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये गलत है, ठीक है ना, चांसेस है इसके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में लिखा है ऑपरेशन इन किचन, जो स्टोव वगैरह जलाए जाते हैं उससे। हाँ, जब यहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह हो गए, तो ये भी पेट्रोलियम का ही चीजें होती हैं जब किचन में यूज की जाती है मैक्सिमम।
तो उनपे भी हो सकता है, तो ये भी सही है। इरप्शन ऑफ द वोल्केनो, तो वोल्केनो में भी मतलब इसमें हमें अगर मान लो आपको कुछ कंफर्म नहीं है तो इसमें मान लीजिए चलो डाउट है। तो अगर देखा जाए तो अगर आपको दूसरे का पता है, ठीक है ना, तो अगर आपको दूसरे का पता है तो क्या हो गया, एक तो ये नहीं हो सकता है, एक ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों तो सॉर्ट आउट हो गए। अब सॉर्ट आउट हो गया, अब आपके पास में कौन सा बचा, डी बच गया और ये बच गया। तो इसमें क्या सकते हैं, अब आपके पास में कितने आंसर है यहाँ पे, आपको कितना पता है, लगभग 2 तो कंफर्म है ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके अलावा अगर आप देखें तो फोर्थ में भी वोल्केनो अगर देखा जाएगा, नॉर्मली देखा जाए तो उसमें धरती के अंदर से बहुत सारी चीजें निकलती है यार। जब वो फटता है ना, बहुत सारी गैसेज निकलती हैं। तो उस वाले एरिया में आपने नॉर्मली सुना होगा कि बहुत सारी उल्टी सीधी गैसें निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड फलाना ढिकाना। तो मैक्सिमम गैसें जो होती है, जो मिक्सचर होता है धरती के अंदर, तो सारा निकलता है। तो उसमें कहीं ना कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, आंसर डी हो गया इसका। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। ये वाले क्वेश्चन के बारे में बोला गया है कि जो सनगाई जिसको बोलते हैं, ये ब्रॉड इंटेलर्ड डियर, डियर होता है ये, ठीक है ना, हिरन। तो इस तरीके का पाया जाता है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, इंडेंजर्ड है ये, ठीक है ना। तो कौन, ये मणिपुर में है। तो मणिपुर में किस लेक के बारे में यहाँ पे बताया गया है, किस लेक के पास में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए, अगर आपको पता है कि मणिपुर में कौन सी लेक है इनमें से इसके आसपास में पाया जा सकता है, तो आप लोग आंसर लगा देंगे। तो आंसर क्या है, पोज करके आंसर दीजिएगा। यह लेक लोकतक। तो आप लोगों को फर्स्ट तो यही याद रखना है, ठीक है। दूसरा ये याद रखना है, ये सबसे फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक। दूसरा क्या याद रखना है, जो ये एनिमल है, ये एनिमल मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जो 3 लेक नीचे बच गई हैं, इन 3 लेकों का नाम बताओ कि किस किस स्टेट में तीनों लेक पड़ती हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर नोट मेक डेल्टा, जो डेल्टा नहीं बनाती है वो स्टूरी बनाती हैं, ठीक है ना। स्टूरी वर्ड याद रखिएगा, जो डेल्टा नहीं बनाती है वो स्टूरी बताती है। तो इससे आप लोग एक चीज याद रख सकते हैं कि जो भी इस साइड में रिवर आके गिरती है वो तो डेल्टा बनाती है। डेल्टा ऐसा होता है, ठीक है ना, त्रिभुज के आकार का। और जो इस साइड में रिवर आके गिरती है वो स्टूरी बनाती है, मतलब गड्ढा सा कर देती है, क्योंकि वो ऊंचाई से गिरती है वो। तो गहराई में उन्हें होता है, गहराई में गड्ढा सा बना देना, तो वो स्टूरी बनाती है। तो इस वाली रिवर मैक्सिमम स्टूरी और ये वाली मेरी वाला मैक्सिमम डेल्टा। तो अब आप लोग आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन का। तो महानदी कहाँ पे जाती है, महानदी ईस्टर्न कोस्ट पे जाती है, वेस्टर्न पे जाती है। तो ये ईस्टर्न कोस्ट पे जाती है, तो इसका मतलब डेल्टा बनाती है, तो ये तो हो नहीं सकता है। तापी कहाँ पे जाती है, वेस्टर्न कोस्ट पे जाती है, तो इसका मतलब ये बनाती है, ठीक है ना। विच ऑफ द रिवर, मतलब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये थोड़ा गलत बोल दिया, फिर से सुनो इसको। मतलब ये, मतलब वो तो स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट तो सही बताया मैंने। जो ईस्टर्न वाली रिवर है वो डेल्टा बनाती है और जो वेस्टर्न वाली रिवर है वो स्टूरी बनाती है, ठीक है ना। तो महानदी क्या बनाएगी, महानदी डेल्टा बनाएगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर नोट मेक डेल्टा, तो ये डेल्टा बनाती है ना, तो ये पूछ रहे हैं नहीं बनाती है कौन सी, तो महानदी तो बनाती है, तो आंसर नहीं होगा। तापी रिवर कहाँ पे गिरती है, वेस्ट में गिरती है, डेल्टा बनाती है नहीं, स्टूरी बनाती है, ठीक है। तो ये वाली कौन सी हो गई, तापी रिवर हो गई एक तो, जो डेल्टा नहीं बनाती है। दूसरी नर्मदा रिवर, नर्मदा कहाँ गिरती है, ये भी ईस्ट में गिरती, ये भी वेस्ट में गिरती है, तो ये भी क्या होगी, ये भी स्टूरी बनाती है, तो ये भी डेल्टा नहीं बनाती है। गोदावरी वेस्ट में गिरती है, तो गोदावरी डेल्टा बनाती है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 2 और 3। तो 2 और 3 किसमें है, ये वाला इसका आंसर हो गया। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, इस वाले क्वेश्चन को देखिए आप लोग। राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो किसके अंदर आता है ये सॉरी। तो देखिए 3 तरीके के राइट होते हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर दीजिएगा। 3 तरीके के राइट होते हैं, मतलब यहाँ पे हम बताने जा रहा हूँ आपको। एक तो फंडामेंटल राइट होते हैं, ठीक है, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होते हैं और तीसरे होते हैं लीगल राइट। तो तीनों को समझने के लिए आप लोगों के लिए एक एक एग्जांपल देता हूं। तो फंडामेंटल राइट तो आप लोग सभी जानते हैं, जैसे हमारे हो गए राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू प्रिवेसी हो गया, तो ये फंडामेंटल राइट में आ गए। राइट टू फ्री स्पीच हो गया। ये फंडामेंटल राइट सारे जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आंसर तो हमारा ये हो गया, सीधी सी बात है। अब देखिए जो लीगल राइट होते हैं, जो लीगल राइट होते हैं, मतलब पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ले लीजिए, जैसे राइट टू वोट हो गया, राइट टू वोट हो गया, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पर लेकिन ये राइट इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट के द्वारा, कि अगर ये राइट टू वोट वाला की इन्फोर्स किया जाए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, जिन आदमियों को सजा वगैरह हो जाती है, जेल में डाल दिया जाता है, उनको ये राइट नहीं दिया जाता। अगर फंडामेंटल राइट इसको बना देते तो सबको ये राइट देना पड़ता। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लीगल राइट कैसा होता है, जैसे मनरेगा के तहत आप लोग क्या करते हैं, 100 दिन का काम दे देते हैं लोगों को, ये एक लीगल राइट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक लीगल राइट हो गया, तो इनको लीगल राइट बोलते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया, अच्छा खासा क्वेश्चन था ये। ये वाला क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड है।
तो पहले तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखिए बना कब था, ये बना था 12 अक्टूबर 9 क्या लिखा गया 12 अक्टूबर अक्टूबर 1993। तो इस टाइम पे ये बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये बनाया गया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पर, लेकिन ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। तो सबसे पहली बात तो ये है, आप लोगों को क्वेश्चन पोज करके आंसर देना है इसका। तो देखिए क्या है यहाँ पे, आगे देखिए क्या है इसमें। सबसे पहली तो बात यही है कि ये देखिए इसकी जो रिकमेंडेशन होता है कभी भी बाइंडिंग नहीं होती। अगर बाइंडिंग होती तो पता नहीं आज तक क्या हो जाता। तो जो यहाँ पे दे रखा है रिकमेंडेशन आर बाइंडिंग ऑन कोर्ट बट नॉट गवर्नमेंट, तो किसी पर भी बाइंडिंग नहीं होती है। तो ये खत्म हो गया यहाँ पे, अगर ये खत्म हो गया तो ये दोनों खत्म हो गए, ठीक है। तो एक तो ये बात आ गई। दूसरा क्या है, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है ये, 1993 में बनाई गई थी, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है। तो इसलिए ये भी गलत हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 और 4 बच गया आपका। तो ये क्या हो गया, 1 और 4 बच गया आपका, ठीक है ना। तो 1 और 4 हो गया। तो 1 और 4 कौन से में है, बी में है, ठीक है ना। ये भी, ये क्या है यहाँ पे, ये देयर इज नो फी, फी भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला सही हो गया। तो 1 और 4 आंसर हो गया आप लोगों का, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं, इससे रिलेटेड याद रखिएगा। जो आज की डेट में इसके चेयरमैन है, चलिए वो बताइएगा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ये। जो फिलहाल चेयरमैन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, वो कौन है, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। सुएज कैनाल किस किस को जोड़ती है, तो सुएज कैनाल आप लोग देख ही लीजिए, उसके बाद में बताइएगा। सुएज कैनाल यहाँ पे पड़ती है। अब बताइए किस किस को जोड़ रही है, समझ में आ रहा है किस किस को जोड़ रही है ये। तो किसको जोड़ रही है यहाँ से, ये देखिए क्या हो गया, ये वाला एरिया साउथ एशिया बोला जाता है, ठीक है ना। इसमें सारे आते हैं सार्क वाली कंट्री। तो साउथ एशिया को यूरोप से कनेक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो ये वाला आप लोगों को याद रखना है। चलिए ये बताइए इस वाले सी का क्या नाम है, और इस वाले सी का क्या नाम है। ये भी पूछा जाता है कौन कौन से सी को ऐड करती है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक नया क्वेश्चन बन गया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन हो गया, यूरोप को साउथ एशिया से। एक्सटोइक प्लांट कौन कौन से होते हैं, किसको मतलब किसको बोला जाता है नॉर्मली। तो एक्स मतलब जो बाहर से आता है कोई निकल के, ठीक है ना, तो उसको लिए यूज किया जाता है इसको। तो वेजिटेशन दैट इज नॉट नेटिव एंड हैज कम फ्रॉम द आउटसाइड। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपके आज के क्वेश्चन हो गए। मॉर्निंग के एक बार देख लेते हैं। आईएमडी देखिए मैंने पूछा था, आईएमडी कौन सा आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, ठीक है ना। एल नीनो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने मॉर्निंग में किया था, उसको लिटिल बॉय बोलते हैं, और बॉय बदतमीज होते हैं, तो इसलिए बेकार है हमारे लोगों के लिए। ऐसी बात नहीं है, बदतमीज होते हैं, अच्छे बच्चे भी होते हैं, ठीक है ना, जैसे आप लोग हैं सारे। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो लानीना है वो लिटिल गर्ल होती है। गर्ल भी ऐसा नहीं है, शैतान होती है, लड़कियां भी छोटी छोटी सी बच्चे बचपन में जब होती हैं। तो देखिए याद रखने का तरीका आप लोग कुछ भी ढूंढ सकते हैं, मैंने ऐसे ही बोल दिया, उसको मन से मत लगाइएगा। तो ये हो गया। देखिए याद रख लीजिएगा, लिटिल बॉय जो होते हैं मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा शरारती होते हैं एज कम्पेयर टू जो छोटी लड़कियां होती हैं। ये याद रख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो जो शरारती होते हैं तो एक तरीके से वो सही नहीं है। तो एलनीनो जो है हमारे वाले एरिया के लिए सही नहीं है, और ला नीना हमारे वाले एरिया के लिए सही है। क्यों, क्योंकि जो मानसून को जो मानसून के लिए जो एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए रहने के लिए, ये उसको और बढ़ावा देती है, ठीक है। तो ये यूएन के सेक्रेटरी पूछा था, तो एंटीनो गुतरेस हो गई है। और ये वर्ल्ड बैंक के जो चेयरमैन है वो जिंग योंग किंग हो गए। तो ये वाला कंप्लीट हमारा लेक्चर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। देखिए जितने पीडीएफ है आप लोगों को नीचे मिली जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी, और वीडियो भी आप लोगों को मैं आप लोग उस पर पोस्ट कर देता हूँ नीचे कमेंट बॉक्स में भी। और लास्ट तक जब वीडियो खत्म हो जाती है तो आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगी, तो वहाँ पे भी आप लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और देखिए वीडियो को शेयर कीजिए जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।